हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि कंपनी लॉ विषय का टॉपिक है और कंपनी मैनेजमेंट से संबंधित है। इस टॉपिक का नाम कंपनी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ कंपनी है। जैसा कि हम सभी ने अब तक कंपनी के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, आज हम कंपनी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि कंपनी का प्रबंधन किस तरीके से चलता है और इसके प्रबंधन को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है या इसके प्रशासन की या प्रबंधन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम उस इम्पॉर्टेंट फंक्शन के संदर्भ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है कंपनी के लिए, उसका नाम है डायरेक्टर। और कंपनी कलेक्टिव फॉर्म में जो है फंक्शन होती है, मतलब कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, सारे डिसीजन जो है वो लेती है। चूँकि जैसा कि हमें पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन इस आर्टिफिशियल पर्सन को भी चलाने के लिए कुछ नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और ये जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर उठाते हैं या डायरेक्टर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन करते हैं। जैसा कि हमें यह भी पता है कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो बिलोंग्स करती है शेयर होल्डर्स को, और चूँकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है या कंपनी के मैनेजमेंट के संदर्भ में वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कंपनी में डायरेक्टर फंक्शन करते हैं या डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कंपनी के संदर्भ में तीन सबसे ज़रूरी लोग हैं, वो एक प्रमोटर, दूसरा उसके मेंबर, तीसरा कंपनी के डायरेक्टर। और हम लोगों ने इस बात को जाना था कि कंपनी को शुरू करने की जिम्मेदारी प्रमोटर उठाता है या कंपनी का निर्माण प्रमोटर करता है, और जैसे ही प्रमोटर डायरेक्टर का चयन कर देता है या कंपनी में डायरेक्टर का चयन हो जाता है, प्रमोटर का रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं जिनके द्वारा कंपनी बनती है, जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती है और प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। तो इनके रिप्रेजेंटेशन भी डायरेक्टर्स के थ्रू होते हैं या डायरेक्टर्स ही इनका रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से करते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें जानते हुए हम आज डायरेक्टर होते कौन हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितने तरीके के डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं या होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक और बात, जैसा हम सभी को पहले से भी पता है कि कंपनी में सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी निर्धारित करते हैं वो ही डिसीजन जो है वो कंपनी पर लागू कर दिया जाता है। तो इस वजह से हमें ये बात भी जाननी है कि डायरेक्टर इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं लेता है। जब भी वो डिसीजन लेता है वो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब डायरेक्टर्स का समूह या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट की, तो सेक्शन 149 के प्रोविजंस के अंतर्गत हर कंपनी में, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उनके पास मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के पास 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के पास 2 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, तो ये संख्या भी निर्धारित की गई है 15 की, 15 की। हमने एक और तरीके की कंपनी के बारे में पढ़ा है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों के अनुसार एक नई कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है, और वो है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत भी जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निर्धारित हैं, मिनिमम के लिए 1 और मैक्सिमम 15 निदेशकों की नियुक्ति हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी का रिप्रेजेंटेशन होता है
और ये पूरी तरह से कंपनी के आकार पर, कंपनी के साइज़ पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितने निदेशक हैं या कितने निदेशक काम कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट निर्धारित की गई है सेक्शन 149 में, पब्लिक कंपनी के लिए 3 और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 निदेशक या डायरेक्टर आवश्यक हैं, ये होने ही चाहिए। तो चलिए हम इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू करेंगे। जो इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टर्स होते कौन हैं उनके बारे में जानेंगे, और डायरेक्टर बनने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हम उसे भी जानेंगे। समय बचाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से लिख दी गई हैं, मैं उनको आपके सामने रखूँगा और एक्सप्लेन करने का भी पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी मैनेजमेंट का डायरेक्टर, जो कि एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आता ही आता है और निश्चित रूप से आता है। तो इसके जो भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं किस तरीके से शुरुआत हुई है। सबसे पहला एलिमेंट कि डायरेक्टर्स की आवश्यकता क्या है, नीड्स ऑफ डायरेक्टर क्या है। अ कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, और चूंकि कृत्रिम व्यक्ति है इस वजह से वो अपने आप से सारा काम नहीं कर सकती है। इट हैज़ नाइदर अ माइंड नॉर अ बॉडी ऑफ इट्स ओन। न ही इसके पास मस्तिष्क होता है, न ही इसका अपना कोई शरीर होता है। इट मस्ट एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। ये काम करती है कुछ मानवों के द्वारा। द पर्सन बाय whom the business of the company is carried on are termed as director। वह व्यक्ति जो कंपनी के व्यवसाय का संचालन करता है उसे निदेशक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्ट हैज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर डायरेक्टर्स एंड देयर वाइटल पोजीशन इन अ कंपनी। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में डायरेक्टर्स की आवश्यकता को महसूस किया गया है और उसकी जो पोजीशन है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उसे भी माना गया है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक्ट कहता है कि हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल या डायरेक्टर्स का समूह होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। क्या बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। तो मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में ये बता दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड होता है जो कंपनी से संबंधित होता है, और ये एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होती है जो कि उस कंपनी से संबंधित होती है। मतलब निदेशकों का समूह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एज पर सेक्शन 149 के प्रोविजंस डायरेक्टर्स पर लागू होते हैं। उसके अंतर्गत एवरी पब्लिक कंपनी shall have at least 3 directors and private company shall have a minimum of 2 directors। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 निदेशक नियुक्त होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 निदेशक नियुक्त होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए इसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बता दी कि पब्लिक कंपनी में 15, प्राइवेट कंपनी में 15 मैक्सिमम, और अगर हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ भी 15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी को अपने निदेशकों की संख्या को 15 से ज़्यादा बढ़ाना है तो उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन, मीटिंग कॉल करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये जो मैक्सिमम लिमिट है 15 की, इससे ज़्यादा निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनियों की, तो पब्लिक कंपनियों को प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेने की या अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है, तभी वो अपनी संख्या 15 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
तो मिनिमम 3 पब्लिक कंपनी के लिए, 2 प्राइवेट कंपनी के लिए, मैक्सिमम 15 तीनों के लिए, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी के लिए। और अगर ये अपनी संख्या 15 से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग कॉल करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बाद ये संख्या बढ़ा सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी को प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेना पड़ता है। ठीक है। द बोर्ड डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, मैनेज एंड सुप्रिटेंड्स द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का पूरा संचालन जो है वो बोर्ड ही करता है। वो डायरेक्ट करता है, वो नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है, और कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको संचालित करने का काम करता है। डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज पावर ओनली व्हेन दे एक्ट कलेक्टिवली। एक बात और मैंने आपको बताई कि डायरेक्टर इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं लेता या इंडिविजुअली डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। हाँ, अनलेस आर्टिकल्स के द्वारा, रेजोल्यूशंस के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा उसे कोई पावर दी गई हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर वो कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो अपनी पावर्स को हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही एक्सरसाइज कर सकता है, कलेक्टिव वे में ही एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब ये लोग एक साथ बैठेंगे तभी वो कोई निर्णय ले सकेंगे, अकेले कोई डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है। एन इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो जो बात मैंने बोली आपसे कि एक अकेला डायरेक्टर के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो कोई निर्णय कंपनी से संबंधित या कंपनी के लिए ले सके, unless he is so authorized by the act, articles, resolution of board of director, resolution of shareholders, resolution of shareholders। ठीक है। तो इंडिविजुअली वो नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एक्ट के अंतर्गत या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत या शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशंस के द्वारा अगर उसे पावर्स दी गई हैं तो वो इंडिविजुअली भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन जनरली वो इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी तरीके का डिसीजन या किसी भी तरीके की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्टर होता कौन है और कुछ उसके क्वालिफिकेशन से संबंधित बातें भी हम कर लें। जब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की, तो वहाँ पर कोई बेसिक क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स के संदर्भ में नहीं दी गई हैं या कोई विशेष तरीके की योग्यता डायरेक्टर में जो हो वो नहीं बताई गई है। हम जब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 1956 की, तो वहाँ की डिफिनीशन में बोला गया था कि डायरेक्टर वो होता है जो डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होता है। और जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के डिफिनीशन की, तो उसको भी हम अभी जान लेंगे। वो केवल ये बताता है कि डायरेक्टर वह होता है जो बोर्ड में अपॉइंट होता है। क्लियरली डायरेक्टर की डिफिनीशन को सेक्शन की परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं या साफ साफ तरीके से नहीं बताया गया है। बस ये बता दिया गया है कि बोर्ड में जो अपॉइंट हो जाए वही डायरेक्टर कहलाता है। और जो मैंने अभी आपसे बोली कि कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मेजर क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बताई गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे हम जानेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करना है कंपनी में, तो उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे DIN बोला जाता है, वो होना चाहिए। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। हु इज डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, सेक्शन याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 और डायरेक्टर के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। तो सिंपली यहां पर केवल एक बात बोल दी गई है कि डायरेक्टर या निदेशक वो होता है जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट होता है। कोई विशेष तरीके की बात यहां पर डायरेक्टर के संदर्भ में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी के अंतर्गत भी कई सारी परिभाषाएं निकल कर आई हैं, तो वहां पर डायरेक्टर्स की परिभाषा भी बताई गई है। क्या बोला गया है वेबस्टर डिक्शनरी में? वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। मतलब निदेशक वह व्यक्ति है जो कि कंपनी के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है या कंपनी के प्रबंध को करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो एकदम सीधी सीधी बात हमें यह बता दी गई है
कि डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि काम को व्यवस्थित ढंग से करना, काम लोगों से करवाना। तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी के प्रबंधन के लिए नियुक्त होता है। चलिए, हु मे अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। अभी मैंने बोला कि क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है। कंपनीज एक्ट 2013 में कोई क्वालिफिकेशन नहीं डिटरमाइन की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको डायरेक्टर जो भी बनेगा उसे वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, कौन अपॉइंट हो सकता है भाई? सेक्शन 149 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। सेक्शन 149 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि केवल एक व्यक्ति ही निदेशक के पद पर नियुक्त हो सकता है। Thus, nobody, corporate, association or firm can be appointed as a director of a company. तो कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो केवल इंडिविजुअल, कोई फर्म नहीं हो सकती, कोई कंपनी नहीं हो सकती, कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता, केवल एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो सकता है। No person shall be appointed as a director unless he has been allotted a director identification number under section 154. तो कोई भी व्यक्ति जिसे डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होना है उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तभी वो डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो सकता है, जिसे शॉर्ट में DIN, और ये अंडर सेक्शन 154 इशू किया जाता है। DIN के संदर्भ में भी एक बात मैं आपको बता दूं कि DIN जो है वो मेजर क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर बनने के लिए। और जिस भी व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है, जैसे हम लोगों ने प्रमोशन के दौरान पढ़ा था कि पहला डायरेक्टर कौन होगा, तो पहले डायरेक्टर की नियुक्ति के संदर्भ में उस व्यक्ति को तैयार कर दिया जाता है कि वो अपना DIN के लिए या DIN ऑब्टेन कर ले। और DIN इशू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और इसे एक एप्लीकेशन देकर प्राप्त किया जाता है। जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है वो अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कोई भी हो, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जो है वो दे देता है और 30 दिन के अंतराल के बाद उसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे अप्लाई करना होता है, जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसे अप्लाई करना होता है, जिस भी व्यक्ति को कंपनी का या किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154. इफ एनीवन वांट्स DIN, he have to apply to the central government, and after the period of 30 days he will receive the director identification number, and when he gets the DIN he will eligible to be appointed as a director of any company. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कितने तरीके के डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। अभी मैंने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या कंपनी के साइज पर निर्भर करती है। स्मॉल साइज कंपनी है तो निश्चित रूप से कम, बड़ी कंपनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड। 15 डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कितने तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी डायरेक्टर। ऑर्डिनरी डायरेक्टर का मतलब साधारण निदेशक। तो साधारण निदेशक वो होते हैं जो बोर्ड में अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और ज़्यादातर इन डायरेक्टर्स का जो टेन्योर होता है फ्रॉम वन AGM टू अनदर AGM, एक एनुअल जनरल मीटिंग से दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग तक का होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, जी हाँ, प्रबंध निदेशक, और ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करते हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास कुछ सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, कुछ विशेष या महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है स्ट्रक्चर में। होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब ऐसा निदेशक जो कंपनी के जीवन पर्यंत या पूर्णकालिक निदेशक होता है, इसे एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही विल बी द इंटरनल डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर भी होते हैं, इंटरनल डायरेक्टर।
और आउटसाइडर डायरेक्टर भी होते हैं कंपनी में। तो होल टाइम डायरेक्टर्स आर दी होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी। एडिशनल डायरेक्टर, हाँ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर होती है कि वो कुछ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करें, उसमें एडिशनल डायरेक्टर की भी नियुक्तियां होती हैं और इनकी संख्या जो है कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसका जो है ये 2/3 हो सकते हैं। और ये कंपनी में एडिशनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त निदेशक, और जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट का मतलब होता है परिवर्तित, अल्टरनेट का मतलब होता है परिवर्तित, और अल्टरनेट डायरेक्टर्स तब अपॉइंट होते हैं जब कोई डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक कंपनी की सभाओं में एब्सेंट होता है, मीटिंग्स में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अल्टरनेट डायरेक्टर्स को नियुक्त करते हैं। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं और कंपनी को कभी कुछ विशेष तरीके के मामलों में आवश्यकता होती है ऐसे निदेशकों की जिनके पास कुछ विशेष तरीके का एक्सपर्टाइज होता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और ये आउटसाइडर होते हैं और इनको कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी का मतलब नामांकित, कंपनी में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगता है, वो भी अपना पैसा लगाते हैं, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में चाहते हैं, तो वो भी किसी व्यक्ति को नामित करते हैं कि वो भी कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हों। तो ऐसे डायरेक्टर जो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों के द्वारा या आउटसाइडर्स के द्वारा नामित किए जाते हैं, उन्हें नॉमिनी डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी के साथ किसी भी तरीके का पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होता है। पिक्यूनियरी का मतलब होता है कोई भी धन संबंधी संबंध उनका कंपनी के साथ नहीं होता है, न उनके कोई रिश्तेदार हो, न कोई रिलेटिव हो, ऐसा मान्यता है। इसी वजह से इनको स्वतंत्र निदेशक बोला जाता है और इनकी भी संख्या 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी में है वो हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति होती है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए हो और जिसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1000 के अंदर हो, और जो एक और बेसिक एलिमेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है कि वो जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो 20,000 से कम की फेस वैल्यू का शेयर होल्डिंग करते हो। तो इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है कंपनी में होता है। इनके भी डायरेक्टर्स जो है कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट होते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, और ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए शर्त होती है कि ये कम से कम भारत में जो प्रीवियस कैलेंडर ईयर है 182 डेज रहे हों, निवास किए हों। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे डायरेक्टर जो कि भारत में कम से कम 182 डेज रहे हों, और ये ज़्यादातर जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके संदर्भ में ये डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है। मतलब रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में क्या प्रोविजंस है, कौन कौन तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, हम इसे भी जान लेते हैं बहुत जल्दी से बिना समय गवाए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की नियुक्ति। जो कंपनी का पहला निदेशक होता है, फर्स्ट डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का प्रमोटर जो कि कंपनी को इस्टेब्लिश करता है और कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाता है, और ज़्यादातर पहले निदेशक की नियुक्ति कंपनी का प्रमोटर ही करता है और वो उसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले निदेशक की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा होती है एज रिगार्ड विद द फर्स्ट डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 के प्रोविजन के अंतर्गत। द फर्स्ट डायरेक्टर इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड थ्रू बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी।
whose name appears into the articles of association will be the first director of the company. And अगर सपोज करिए कि वहां पर नाम नहीं है, तो जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया होता है, 7 पब्लिक कंपनी के लिए और 2 जो है प्राइवेट कंपनी के लिए, और इन्हीं को सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम भी बोला जाता है। तो उन्हें कंपनी का पहला निदेशक मान लिया जाता है। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में कोई चीज़ न हो या उसका नाम न हो, तो जो भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें डायरेक्टर कंपनी का पहला मान लिया जाता है। और इनका कार्यकाल जैसे ही कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, वैसे ही उसकी समाप्ति पर ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का नया डायरेक्टर नियुक्त होगा और जिसका कार्यकाल उस एनुअल जनरल मीटिंग से नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होता है। एक और बात मैं बता दूं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला निदेशक कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपॉइंट करता है बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग्स, सेक्शन 152 एंड 160। कंपनी के नेक्स्ट डायरेक्टर्स जो भी होते हैं वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग्स में अपॉइंट होते हैं। यह भी मैंने भी आपको बताया कि फर्स्ट आर्टिकल्स के द्वारा, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो भी कंपनी की वार्षिक सभा होती है, जिसे कंपनी को हर साल बुलाना होता है। हर साल का मतलब यहाँ पर जो है अवधि जो दी जाती है वो 15 महीने की होती है। साल का मतलब हम लोग समझते हैं 12 महीने, और 3 महीना और उन्हें दिया जाता है। तो 15 महीने के अंदर उन्हें जो है एजीएम बुलानी होती है। तो उस एजीएम में जो है वो कंपनी निदेशक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163। तो कंपनी में जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के आधार पर भी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी निदेशक को वोटिंग के द्वारा नियुक्त किया गया है और एक निदेशक को 51% वोट मिले और दूसरे को 49%। एक व्यक्ति जो 49% वोट पाता है निश्चित रूप से वो डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं हो पाता है। मतलब ये जो 49% है ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए और इनका भी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में होना चाहिए। और ऐसे निदेशकों की संख्या 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स होती है कंपनी के अंतर्गत। तो मतलब ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 163। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर है डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161। ये 3 तरीके के निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने जाना था। एक, ये एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, ये अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट का मतलब ही बताया कि ऐसा निदेशक जो कंपनी की सभाओं में 3 महीने तक लगातार एब्सेंट रहा हो, तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति कर सकते हैं। और फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, मान लीजिए कि किसी भी निदेशक की मृत्यु हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया अपने कार्यकाल के दौरान, तो उसकी वैकेंसी को भरने के लिए किसी निदेशक की नियुक्ति ये कर सकते हैं। तो बोर्ड या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंपावर्ड होता है डायरेक्टर्स की नियुक्ति के संदर्भ में। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर और फिलिंग द कैजुअल वैकेंसीज के संदर्भ में भी वो निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय थर्ड पार्टीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनके भी नामित डायरेक्टर्स होते हैं। तो इनके द्वारा जो डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं उन्हें बाय द थर्ड पार्टीज, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द थर्ड पार्टीज कहा जाता है। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टर्स की नियुक्ति करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस परिस्थिति में डायरेक्टर की नियुक्ति करता है? जब कंपनी में किसी भी तरीके का ऑपरेशन, अन्याय या मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंध हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी मामलों को देखने के लिए अपॉइंट कर सकता है। और ज्यादातर ऐसे निदेशकों का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो अपॉइंट द डायरेक्टर इनटू द कंपनी। नेक्स्ट है बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो अभी हम लोगों ने स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट जाना है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्राइटेरिया जो है वो क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि ये ऐसी कंपनियां जिनके जो है
5 करोड़ की पेड अप कैपिटल होती है, जिनके 1000 तक के शेयर होल्डर्स होते हैं, लिमिटेड 1000 शेयर होल्डर्स होते हैं, और सभी के पास या शेयर होल्डर्स के पास 20,000 रुपये तक की फेस वैल्यू की शेयर होल्डिंग होती है। तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में होता है, इनके द्वारा भी नियुक्ति होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय द ट्रिब्यूनल इन सिक इंडस्ट्रीज, और इन्हें स्पेशल डायरेक्टर, विशेष तरीके के निदेशकों के रूप में रखा गया है। तो जो बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो भी निदेशक की नियुक्ति कर सकता है, और इस निदेशक को स्पेशल डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर जो सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, सिक कंपनीज होती हैं, उनके संदर्भ में ये नियुक्ति करते हैं। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स रहे डायरेक्टर्स के संदर्भ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संदर्भ में, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में, उसके मेजर क्वालिफिकेशंस के संदर्भ में, कितने तरीके के निदेशक होते हैं, और डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है। हम अपनी आगे की क्लास में जो कंपनी मैनेजमेंट के और पर्सनल्स हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स, इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे।